सर जी मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं क्या करूंगी इसमें, उसके पैचअप का क्या करूंगी। अब दोनों किस्म का वो पैचअप चाह रहा है, पैसे भी लेना चाह रहा है, मिसयूज भी करना चाह रहा है। मुझे सर्विस से निकाल दिया, मेरी पे बंद कर दी, मुझे मुख्तलिफ किस्म के थ्रेड मैंने बर्दाश्त किए। 1.5 महीना हो गया मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्चर दिया जा रहा है। मैं अपने बच्चों को कैसे चलाऊंगी जब मैं खुद ज़हनी मरीज बन गई हूँ इन चक्करों में। उसके बाद ना इन्होंने मुझे साथ ही डे केयर का इंचार्ज बना दिया और अब ये डीजी की रिटायरमेंट है 8 जून को 2026 में। 26 मार्च या 28 मार्च का टाइम था। डीजी साहब ने मुझे घर बुलाया, फिर मेरे पास आके बैठे, कहते मैं आपको हक कर सकता। मैंने इनको शटअप करवाया। टाइम में सिर्फ एक मंजूर ड्राइवर था और ये यकम को मुझे इन्होंने डिसमिस फ्रॉम सर्विस एक दिन में वाया व्हाट्सएप कर दिया। शोकास नोटिस वाया व्हाट्सएप आ गया। मेरी पे बंद होगी यकम अप्रैल को। यकम से 15 तक ना मेरा वर्क एट होम था और यकम को इन्होंने कहा कि आप ना डे केयर का चार्ज ना छोड़ दें। सर जी ये वॉइस मैसेज है 2-3 ना जूनियर अकाउंटेंट के, जो मुझे कहते रहे हैं कि आप डीजी साहब की बात मान लें, आप डीजी साहब के पैचअप कर लें, डीजी साहब से मिल लें। पता नहीं अब डीजी साहब उनको कह रहे थे या क्या। ये डीजी साहब भी कई दफा फोन करवा देते हैं किसी और नंबरों से ना, और फिर खुद बात कर लेते हैं कि 2005 की आप इंक्वायरी लगा रहे हैं पुराने डीजी से कि ये भर्ती ऐसे हुई, ये फलाना हुआ। वो 2005 और 21 साल पहला रिकॉर्ड कहाँ से कोई देख। उसमें भी 1-2 लड़कियों को कोई वॉइस मैसेज है कि ये है, मैं कभी मेरे पास हसीना आ जाती, कभी मेरे पास फलाना आ जाता, मेरी तो टेंशन रिलीज हो जाती। 3-4 बीवियां मेरे पास आ जाती हैं और दफ्तर में वो बीवी कंसीडर करता है, वो उसको उससे आती है, पैसे पूसे लेती, कोई गाले जाने अयाश तरबियत का है। इसने कहा है कि मुझे 25 लाख ये देगी तो दफ्तर आएगी, जिसमें इसने शबाज शरीफ को मेंशन किया है कि ये मेरा शागिर्द है। सेक्रेटरी को गाली निकाली है और उसमें मरियम को गाली निकाली है, ऐसी गाली जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे। एक नई कहानी के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। चौधरी मोहम्मद असलम सॉइल सर्वे के डीजी साहब के ऊपर एक मुबैना इल्जाम है कि बकायदा वो अपने घर पर एक खातून को बुलाते हैं जो उन्हीं के इदारे में काम करती है। बुलाया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि मुझे गले लग जाओ, जिसके बाद बकायदा एक शटअप कॉल दी जाती है और उस खातून को हिरासानी का उस दिन से सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, बकायदा खातून मुबैना इल्जामात लगाते हुए ये भी बता रही हैं कि चंद ऐसी खवातीन है जब उनके साथ हिरासानी की जाती है और उनसे गलतकारी करने की कोशिश की जाती है तो उनको मजबूरन जो है वो निकाह में ले लिया जाता है और अगले ही दिन मुबैना तौर पर जो है वो तलाक दे दी जाती है। ये तमाम तर रंगीनियों में और अय्याशी में डूबा हुआ एक कल्चर जो है वो उजागर करने की एक मुबैना इल्जाम के थ्रू जो है ये खातून जिनका नाम है शकीला, ये उजागर करने की कोशिश करती हैं कि हमारे डीजी साहब जो है वो रक्स की महफिलें जो आए करते हैं, खवातीन को बुलाया जाता है, मधु कर कर मदहोशी के आलम के अंदर जो है बकायदा नचवाया जाता है लड़कियों को और उसके रक्स को जो है वो पसंद किया जाता है। कुछ ऐसी ही निगाहें शायद मेरे ऊपर डालने की कोशिश की और जिसके बाद मैं बकायदा ये दरखास्त दायर करती हूँ। नाज़रीन सामईन, क्या मामला है, क्या तफसीलात है, क्या डीजी साहब ऐसा हो सकते हैं या सिर्फ ये एक मुबैना इल्जाम है? ये तमाम तर तफसीलात जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त दरखास्त गुजार शकीला बीबी जो है वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि 25 साल कितने डीजी जो है वो उन्होंने ऐसे देखे और इनके साथ हिरासानी का मामला कब से स्टार्ट होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, ये बताइएगा कब आपको लगने लगा कि एक डीजी जो है वो आपको हिरासा करता है, आपके ऊपर घटिया नजर रखता है और आपको जो है वो बकायदा मुगालजात बकता है? कब आपको ये लगा और कौन सा ऐसा दिन था जब इसकी तैनाती होती है और उसके कितने अरसे बाद आपको ये अबहाम होने लगा कि ये जो डीजी है मेरे पे गलत नजर रखता है? इनकी मेरा ख्याल नवंबर 2022 में हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुई। 1 नवंबर 2022 को मेरे मियाँ की डेथ हो गई। ठीक है, ये 3 साल ये डीजी ने बहुत अच्छे गुजारे हमारे डिपार्टमेंट में। अब जैसे जनवरी हुआ, इनको कुछ ऐसे है कि मैं पैसे इकट्ठे कर लूँ किसी से। शादियों का ये शुरू से ही बकौल इनके कि मेरी 13-14 शादियाँ हुई थी, ख़त्म हो गई। 3 एट ए टाइम इस टाइम हैं और मुझे ये 26 जनवरी 2026 में ना इन्होंने मेरी प्रमोशन की कि मैडम हम आपकी प्रमोशन करते हैं। तो ये मुझे इन्होंने नहीं कहा,
जूनियर अकाउंटेंट जहांगीर ने ना कहा कि मैडम ये प्रमोशन ले लें, क्योंकि उस मैं आगे जाती हूँ तो वो मेरी सीट पे आता है, ठीक है। और वो उसने मुझे कहा कि मैडम 1-2 लाख रुपया अगर आप दे भी देती हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपकी सीट अच्छी हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपको बकायदा लालच दी गई। लालच दी गई ठीक है। और मैं आपने 2 लाख देने की ठान ली कि मैं दे भी दूंगी तो कोई मसला नहीं। मैंने ठानी नहीं ना, है। मैंने कहा चले ठीक है देखते हैं। ठीक है। उसके बाद ना इन्होंने मुझे साथ ही डे केयर का इंचार्ज बना दिया। हमारा डे केयर है, उसमें 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ने दिया। ठीक। 5 लाख मेरे चार्ज लेने से पहले खर्च हो गया, 5 लाख पड़ा हुआ था। ठीक है। और अब ये डीजी की रिटायरमेंट है 8 जून को 2026 में। ठीक है। अब वो कह रहे थे, पैगामात मुझे मिलते रहे जूनियर अकाउंटेंट के थ्रू कि मैडम आप ये पैसे हमें निकालने दें, आप अपना हिस्सा लें और साइड पे हो जाएं। और मैंने उसमें कहा कि ये फाइल पड़ी है। ये पैगामात किसकी तरफ से आते थे और कौन शख्स है जो बकायदा ब्रोकरी कर रहा था इस ये पूरे सिस्टम की? जूनियर अकाउंटेंट जहांगीर ये ब्रोकरी करता था जी। बकौल आपके। जी। आपका मुबैना इल्जाम है। जी। ये पैगाम इसको देता कौन था? ये नहीं मुझे पता, ये तो डीजी के बिहाफ पे कहता रहा कि डीजी। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, इस सारे सिनेरियो के अंदर जिस तरह आप बता रही हैं, हिरासानी कब से स्टार्ट हुई? कौन सा ऐसा वक्त था जब आपको लगा कि अब मैं जो है वो शायद किसी और निगाहों से देखी जा रही हूँ और मुझे जो है वो कुछ और समझा जा रहा है इस इदारे में, जबकि ऐसा नहीं है? मुबैना इल्जाम के मुताबिक बकौल आपके जो आपने एक दरख्वास्त दायर की है वो कुछ और ही बता रही है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ और क्या मामला था? पहला दिन कौन सा था जब आपको ये लगने लगा कि मेरे साथ ये मामला जो है वो किसी और तरफ जा रहे हैं? सर जी, ईद के बाद तकरीबन मेरा ख्याल 26 मार्च या 28 मार्च का टाइम था। डीजी साहब ने मुझे घर बुलाया और कहा कि आप अपने जाती घर में? अपने जाती घर में, ये इनका है, ये पीआईसी के पीछे 130 एबट रोड में ना आप घर। पहले भी गई हैं कभी? जी 1-2 मरतबा पहले भी बुलाया था किस मकासद के लिए? ऑफिशियली काम के लिए। ऑफिशियली काम डीजी साहब घर करवाते हैं? जी घर करवाते हैं। ठीक है। आप एक ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करने के लिए जी। आपको बुलाया गया? जी, बिल्कुल। ठीक है, आप जाती हैं फिर? मैं उस दिन गई हूँ, पहले जब मैं गई हूँ तो ये थोड़ी देर बातें करते रहे हैं और फिर मेरे पास आके बैठे हैं, कहते हैं मैं आपको हक कर सकता हूँ। मैंने इनको शट अप करवाया। मुझे ये बताएं, वहां पे कौन कौन मौजूद था उस ऑफिशियल मीटिंग के अंदर जहां आप और डीजी साहब मौजूद थे और डीजी साहब आपसे मुतालबा करते हैं? उस टाइम सिर्फ एक मंजूर ड्राइवर था, मगर तब से इसने जैसे एक किस्म का बदला लेने की ठान ली ना कि ये बीबी मेरे से काबू नहीं आई ना। ये बात जैसे ही आपके साथ होती है, वेरी नेक्स्ट डे कि आपने अपने कॉलीग्स, अपने ऑफिशियल इदारों के लोगों से शेयर की कि मुझे बकायदा इस तरह की हिरासानी का सामना कल रात करना पड़ा, इन्होंने मुझे बुलाया, अकेले और तन्हाई के अंदर मुझसे जिस्मानी मुतालबात करने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने शटअप कॉल दी और अब जो है मेरे साथ आगे कुछ हो ना, लिहाजा ये चीज़ मैं बावर कराना चाहती हूँ और ये मैं शिकायत अपने तमाम तर कोलीग्स को जो है वो पहुँचा रही हूँ। क्या इस तरह का कोई वॉइस मैसेज, कोई शिकायत सेल के अंदर एप्लीकेशन, कोई ऐसी चीज़ कि आपने सबमिट करवाई उसके बाद? मैंने उसके बाद ना, ये जूनियर अकाउंटेंट है जहांगीर, ठीक है। इसने मुझे कहा कि मैडम मैं आपकी प्रमोशन हुई, कोई पैसे दे दें सर को ना, कि ये प्रमोशन उन्होंने दी है, 2 लाख रुपया इनको दें। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा ये ना इन्होंने जो लिए ये उसने मेरे साथ किए और मैं शट अप करके आ गई हूँ। ये मैंने उसको आपने जहांगीर को बताया कि कल रात मेरे साथ ही सारा मामला हुआ? मैंने रात को नहीं सर जी, दिन का टाइम था, दिन का टाइम था। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि जहांगीर का आगे से क्या रिएक्शन था और इसके अलावा किस किस शख्स को आपने इसके बारे में इतला दी? इसके अलावा मैंने एक अपने कुलीग को मैंने थोड़ा सा बताया था। सर जी ये बताने वाली बात ही नहीं थी ना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। मैं निकल ना, उन्होंने ये कहा, मैंने शटअप किया, वो साइड पे हो गए, मैं उधर से निकल आई। उसमें अब एक लेडीज क्या बताए ना जाके कि इतने साल की मेरी सर्विस है, इतना मेरा उधर कोई है, सारे सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे फैमिली को जानते हैं। मैं वहाँ ये जाके बताऊं कि ये डीजी, मैंने तो एक बंदे को बताया था, मैंने कहा जहांगीर आप मेरे भाई हो
और सिर्फ मैं आपको ये बात बता रही हूँ और मैं इसको शटअप कर रही हूँ। और जैसे ये शटअप हुआ 28 मेरा ख्याल 28 मार्च की बात है, और ये यकम को मुझे इन्होंने डिसमिस फ्रॉम सर्विस एक दिन में वाया व्हाट्सएप कर दिया, शोकास नोटिस वाया व्हाट्सएप आ गया, मेरी पे बंद होगी यकम अप्रैल को। मुझे बताएं ये उसके कितने दिन बाद होता है इस वाक़े? उसके वो तकरीबन वर्किंग डे उसमें मेरा ख्याल जुमा हफ्ता इतवार गुजरा है और मंडे को ये रिएक्शन आपके सामने आ। तमाम तर चीजें जब आपको ये मसूल होती हैं, आपने डीजी साहब से फिर राब्ता किया? सर जी डीजी साहब के भी डिफरेंट आते रहे हैं मैडम, हमने आपको फर्स्ट अप्रैल फूल मनाया, कभी कह देते आधा, और जब भी मैसेज आता है फौरन डिलीट कर देते थे ये। डिलीट फॉर एवरीवन। जी ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा मैडम, जैसे ही आपने वो देखा यकम तारीख थी कि मैं सर्विस से डिसमिस हो चुकी हूँ, उसके बाद आपने राब्ता किया और उन्होंने अप्रैल फूल तो कर दिया, लेकिन क्या आप कंटिन्यूटी से अपनी जॉब को वो करती रही, या फिर आप बाकायदा डीजी साहब से राब्ता करने की कोशिश करती रही कि ये क्या मामला चल रहे हैं मेरी ज़िंदगी के साथ और ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे मकासद क्या है? सर जी यकम से 16-15 तक ना मेरा वर्क एट होम था, तो यकम को इन्होंने मुझे इनके पीए ने फ़ोन किया कि मैडम आप ऑफिस आएँ। मैंने कहा मेरी तो वर्क एट होम में, कहते नहीं डीजी साहब बुला रहे हैं। मैं गई हूँ यकम को, और यकम को इन्होंने कहा कि मैंने आप ना डे केयर का चार्ज ना छोड़ दें, उसको विड्रा करें अपने ऑर्डर ना। मैंने कहा सर जी आप मैंने उसके पीए को ही कहा, मैंने कहा आप मुझे से जो विड्रा कराते हैं आप किसी और को ऑर्डर कर दें। तो बहरहाल फिर भी मैं चली गई ओबे डीजी का हुक्म के मुताबिक ना। उधर फिर ये मैंने, क्योंकि हमारी बिल्डिंग रेनोवेट हो रही है, कंप्यूटर शम्प्यूटर पड़े नहीं हुए कुछ भी, और मुझे किसी ने कहा कि ये तो आपके साथ मैडम फर्स्ट अप्रैल फूल मनाया है। मैंने कहा ये क्या होगा, मैंने फिर भी डीजी साहब के कमरे में गई हूँ, उधर एक मैडम हसीना बैठी हुई थी, 2 को और बंदे बैठे हुए थे। तो इन्होंने मुझसे मैंने कहा चलो मैं जाते हुए बता देती हूँ, ये ना हो कि सर मैं आई भी हूँ और मेरा आप कहेंगे कि मेरे हुक्म की इसने ओबे नहीं किया ना। तो कोई भी बात नहीं हुई, मैं उठ के आ गई हूँ। मैंने कहा सर जी मैं जा रही हूँ, कहते चले जाएं। तो मैं घर वापस आ गई हूँ, और उसके बाद 2 तारीख को सुबह ही ये मुझे सारा वसूल हुआ। डायरी इसकी पहले तारीख की हुई, और 2 को ही इन्होंने कहा कि मेरी पर्सनल फाइल गुम हो गई है। ठीक है, पर्सनल फाइल आप ले गई हैं। मैडम ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, उसके बाद आपका क्या जहन में आया, क्या डीजी साहब ने इसके अलावा भी आपसे हरासानी करने की कोशिश की इन तमाम चीजों को करने के बाद? सर जी ये वॉइस मैसेज है 2-3 ना जूनियर अकाउंटेंट के, जो मुझे कहते रहे हैं कि आप डीजी साहब की बात मान लें, हम डीजी साहब के पैचअप कर लें, डीजी साहब से मिल लें, डीजी साहब जो कहते हैं वो कर लें। मैडम किस तरह की बात मान लें? यहाँ कोई पैसों का है, 2-3 लाख रुपया दें, आपकी प्रमोशन हुई है, यहाँ हमें डे केयर से के पैसे निकालवाने दें, ठीक है, और या फिर आप डीजी साहब से जो भी है पैचअप कर लें। किस तरह का पैचअप? मैंने उसका वो वॉइस मैसेज करते रहे हैं, वो मेरे पास आपने उससे पूछा कि किस पैचअप की बात करते हो? उसने मेरे एक किया कि मैडम मैंने आपकी प्रमोशन के ना साइन करवा लिए हैं डीजी साहब से, और आप इसका ना कोई पैसे पूसे दें ना। तो मैंने कहा मुझे ऐसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है जिससे मुझे मेरी इज्जत भी हर्फ आए, या मेरे कोई मुझे पैसे दे के ये कुछ करना पड़े ना। पहले तो 2 ऑप्शंस उसने पैसों की ही रखी है आपसे, तीसरी ऑप्शन जो पैचअप की बात कर रहा है वो किससे रिलेटेड थी, और क्या वो डीजी साहब के हुक्म पे आपसे ये बात कर रहा था, या फिर बकौल अपने ये बात आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? अपने ही पता नहीं अब डीजी साहब उनको कह रहे थे या क्या। ये डीजी साहब भी कई दफा फोन करवा देते हैं किसी और नंबरों से ना, और फिर खुद बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नहीं मुझे पता, मगर वो उसके मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो जो जूनियर अकाउंटेंट है वो बिहाफ ऑफ डीजी की बात कर रहा था। बिहाफ ऑफ डीजी क्या बातें की उसने कहा मैडम सर से आप डीजी से पैचअप कर लें, मेरी बहन है, आप इससे पैचअप कर लें। सबसे मुराद तो सुलह कंसीडर की जाएगी, या आप क्या कंसीडर करती हैं यहाँ पे? सुलह से मुराद यही होता है कि अगर 2 लोगों में इख्तलाफात आए और इख्तलाफ राय बन जाए तो शायद पैचअप कर लिया जाए और सुलह कर ली जाए, और जो इख्तलाफ हैं इदारे के उसको जो है वो कम करते हुए प्रोफेशनल वे से चला जाए। यहाँ पे ये वाला पैचअप ले रही हैं, या फिर ये और किस्म का पैचअप था? और किस्म के पैचेस से ये बात शुरू हुई है, और जो मैं दफ्तर में नहीं बताना चाह रही थी, जब मैं इसके घर गई हूँ इसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके बाद ये सारा रिएक्शन है। और पैचअप अब मैं उसको क्या कहूँ कि ये कौन सा पैचअप चाह रहा है,
वो तो मुझे सामने पैसों का ही बताएगा ना। सर जी मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं क्या करूंगी इसमें, उसके पैचअप का क्या करूंगी। अब दोनों किस्म का वो पैचअप चाह रहा है, पैसे भी लेना चाह रहा है, मिसयूज भी करना चाह रहा है। क्या उसमें मैं क्या बताऊं अपने डिपार्टमेंट में, जहां मेरे 20-21 साल हो गए हैं, मेरी एक इज्जत है, मैं अनमैरिड थी उस टाइम आई है, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं। मैडम जब ये बातें आपसे की जा रही थी तो आपने उस शख्स को शर्म नहीं दिलाई? गैरत उसको जो है मैंने उसकी। कहा जहांगीर मेरे से मत बात करो, मुझे ऐसी प्रमोशन नहीं चाहिए। ये जहांगीर वही है जो आपका बकायदा भाई बना हुआ था? जी तो आपने उसको गैरत नहीं दिलाई मैंने कि उसको कहा, तुम मैंने भाई कहलाने के लायक नहीं हो? मैंने उसको ये मैसेज किया था, मैंने कहा मैं जहांगीर सिर्फ तुम मेरे भाई हो, तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, मैंने किसी को दफ्तर में नहीं बताया, और ये मेरी इज्जत का मसला है, और मैं अकेली रहती हूँ, मेरे मियाँ की डेथ हो गई है, ये तो मेरे सर पे सवार हो जाएंगे सारे लोग। मैं आपको भाई होने के नाते कह रही हूँ, इसको कंट्रोल कर लें, ये चीजें ना हरासमेंट में ये मुझे हरास ना करें। फ्रेंचली जो भी है वो मुझसे दे ले, मुझे ऐसी प्रमोशन नहीं चाहिए, वो ये वापस ले ले ऑर्डर। मैम जब आपको एक इज्जत की नीलामी का ख्याल आता और उसके बाद आप ये तमाम तर जुमले जो है उसको अदा कर रही थी, किस किस्म के जो है वो खतरात लाहक थे? किस किस्म का खतरा जो है वो आपके सिर पे मंडला रहा था? क्या लगता था कि क्या होगा अगर बात ना मानी तो क्या होगा? ये रिएक्शन है, ये बात नहीं मानने का रिएक्शन है, और क्या है ये। मुझे सर्विस से निकाल दिया, मेरी पे बंद कर दी, मुझे मुख्तलिफ किस्म के थ्रेड मैंने बर्दाश्त किए, 1.5 महीना हो गया है, मुझे ज़हनी तौर पे टॉर्चर दिया जा रहा है। मैं अपने बच्चों को कैसे चलाऊंगी जब मैं खुद ज़हनी मरीज बन गई हूँ इन चक्करों में। मैं क्या करूंगी जी, कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है इसकी, मैं FIR कहाँ से दर्ज कराऊँ। वो मुकर जाएंगे, मिनट बाद तो वो डिलीट कर देते हैं चीज़ें, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया। 2005 की आप इंक्वायरी लगा रहे हैं पुराने DG से कि ये भर्ती ऐसे हुई, ये फलाना हुआ। वो 2005 और 21 साल पहला रिकॉर्ड कहाँ से कोई देगा। मैडम अगर आपके पास प्रूफ नहीं है हाँ। तो आप ये बात किस तरह साबित करेंगी? मनोअन इसका सबूत ही मौजूद नहीं है, कोई शवाहिद ही नहीं है, तो आप इस चीज को क्या साबित कर पाएंगी? जो बात आप कर रही हैं कौन सा ऐसा जरिया है जिससे आप बता पाएंगी कि वाकई DG साहब ने मुझे हिरासा किया, वाकई वो जो जिस्मानी तस्कीन चाहता था या जो मामलात के मुतालबात वो करने की कोशिश कर रहा था, मैं उससे कोसों दूर थी, ये कैसे आप वाजे कर पाए? 3-4 मैंने आपको वॉइस वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, 2-3 बेबियों के जो पैगामात हैं, उनकी वीडियो है, उनकी वॉइस मैसेज है, वो आपको ये आपके क्लिप में मिल जाएंगे। क्या क्या ये पैगामात? उनमें भी लड़कियों को हरासमेंट ही है। क्या कहता क्या था? उनको एक को बीवी बनाया, कभी बीवी बनाया, कभी मंगेतर बनाया, कभी डांस करवाता है, कभी कुछ करवाता है, कभी क्या करता है, वो कभी वो गालियां देती हैं, ये आपको उस आपके क्लिप में मिल जाएंगी। दूसरा भी 1-2 ऐसे मैसेज हैं जो मैं बयान नहीं कर सकती, उसमें आपको क्लिप मिल जाएंगे। उसमें भी 1-2 लड़कियों को कोई वॉइस मैसेज है कि ये है, मैं कभी मेरे पास हसीना आ जाती, कभी मेरे पास फलाना आ जाता, मेरी तो टेंशन रिलीज हो जाती, 3-4 बीवियां मेरे पास आ जाती हैं। तो ये ऐसी बातें हैं। और अगर 4 बीवियां उसने रखी हैं तो आपको नहीं लगता कि 4 बीवियों का होना इस्लाम इजाजत देता है? अगर निकाह किया तो सर जी इनकी इस पे तराज क्या? एतराज क्या है, इसकी पहली बीवी के सारी वो उसका भी केस चल रहा है, उसको ये खर्चा नहीं देता, जो भी है, जो उसकी 2 बच्चियां हैं वो उसको बच्चियों मानने से इनकार करता है। दूसरी ये अनलीगल जो बीवी रखी हुई है, ये भी कहीं आपके पास शवाहिद हैं कि इलीगल है? मैंने इलीगल ही है वो उसने मेरी हरासमेंट का जो केस डाला है उसमें उसने डाला है मेरी मंगेतर है, और ये और सारे ऑफिस में है इसका कि मेरा बेबी मिसकैरेज हो गया और किसी ने मेरे से अफसोस नहीं किया। ये दफ्तर में सारी बातें हुई हैं, और दफ्तर में वो बीवी कंसीडर करता है, वो उसको उससे आती है, पैसे पूसे लेती, कोई गालें जाने अयाश तरबियत का है, और वो उसका बकायदा उसकी नंबर भी मैंने मेंशन किया, उसकी ऑडियो भी। ये जो आप कह रहे हैं कि DG साहब अयाश तबीयत के हैं, लड़कियों का शौक है, बकायदा रक्स और इस तरह की महफिल का शौक है, ये महफिल भी पता है हमको कि कहाँ होती है? नहीं, एक ये हसीना की एक वीडियो जो मेरे कुलीग की शादी पे, कहाँ की वीडियो है ये मेरे कुलीग के एक बेटे की शादी थी, मोहसिन इलेक्ट्रिकल फोरमैन, उसकी शादी में ये अपनी हसीना को एज ए बीवी बना के लेके गया, उधर की ये वीडियो, उधर ये डांस करते थे? डांस करते वीडियो बनी हुई है। शादी ब्याह में अगर कोई डांस लेता है तो उसमें आप तनकीद कैसे? नहीं, तनकीद मेरा तनकीद का नहीं, मगर उसकी जो वॉइस मैसेज है ना, वो इस पे कह रही है, इसको गालियां दे रही है, और उसको भी कहा, कहते वो कह रही है कि जो आपने मेरी 70 लाख की कीमत निकाली अपनी बेटियों को, कोई इस तरह की वॉइस है। मैंने आपको क्लिप भेजा है, आप सुन लें। 70 लाख की कीमत। अच्छा मुझे ये बताएं कि इन तमाम तर चीजों को देखते हुए क्या आपको भी कभी पैसे जो है वो ऑफर हुए? जो मैंने ऑडियो आपको भेजी है, इसने कहा है कि मुझे 25 लाख ये देगी तो दफ्तर आएगी।
जिसमें इसने शहबाज शरीफ को मेंशन किया है कि ये मेरा शागिर्द है, सेक्रेटरी को गाली निकाली है और उसमें मरियम को गाली निकाली है, ऐसी गाली जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। और उसके बाद इन्होंने ऐसी गेम खेली है पेरोल की कि ये हम डीडीओ भी चला गया, ये उसका कल वर्किंग डे लास्ट है और 8 जून को मेरा वर्किंग डे लास्ट है और डीजी ने रिटायर हो जाना है 8 जून को, और इसमें यही पेरोल चलना है जो इससे पहले चलना है। इसकी पे स्टॉप करा दी, दूसरे बंदे को मेरी जगह प्रमोट कर दिया, ना मेरी फाइल मेरे पास है, ना कोई प्रूफ मेरे पास है, ना कोई कुछ है। मैं किस बेस पे करूंगी? मेरे साथ तो इसने बनी बनाई गेम खेली है एक ना कि ये अब और मुझे एक मैसेज ऐसा आया, कहते मेरे 3 बच्चे हैं मैडम, मेरे बच्चे शादीशुदा हैं और वो उसकी बीवी, मेरी बीवी बाहर है, मेरा बेटा 10 लाख कमाता है, वो पूरा कर लेगा, तुम अपनी बच्चों को पालोगी तो तुम्हें लाग पता जाएगा। यानी इस तरह के जी, ये मुझे बताएं इसके अलावा और क्या खतरात लाहक हैं? सर जी, मुझे कुछ अपने बच्चों का भी देखे, मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे ये इस तरह का, अब चूंकि मैंने ये मसला उठाला है, मैंने इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर कंप्रोमाइज़ कर देती तो मेरे साथ ये मसला ही ना होता सारा। मुझे सैलरी भी मिलती, बल्कि और भी बेनिफिट मिलते। मैंने ये नहीं लिए और ये मेरे साथ ये कुछ हुआ है। अब मेरे बच्चों को भी खतरा, मुझे भी खतरा है, मुझे सियासी तहफ़्फ़ुज़ दिया। किस किस्म का खतरा है? कुछ भी कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, डीजी पे हाथ मेरा, मैं मामूली सी एक वर्कर हूँ बीइंग फीमेल, बाकी आपके सामने ही है, मर्दों का माशरा है कि मैं क्या करूंगी। नाज़रीन सामाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुबैयन इल्ज़ामात जो है ये डीजी साहब के ऊपर लगाती दिखाई दे रही हैं, जबकि कहती हैं कुछ चीज़ों के शवाहिद मेरे पास मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके शवाहिद इनके पास मौजूद नहीं है। एक मिनट जी, आप मेरे इधर कमरे में अकेले हैं? अकेले हैं? बिल्कुल। अब आप मुझे कुछ कह देते हैं, मैं यहाँ से कहाँ से सबूत आपको प्रोवाइड करूंगी? उसका रिएक्शन ही आएगा ना, और तो मैं कहाँ से आपको वीडियो दूंगी, ऑडियो दूं, क्या करूंगी मैं? आप अकेले इधर, मैं आप कुछ भी मुझे कह दें या कुछ भी कर ले, मैं क्या कर सकती हूँ? शोर ही डालूंगी ना बाद में किसी को, या अपनी इज्जत संभालूंगी या अजियत बर्दाश्त करूंगी, क्या करूंगी मैं? मुझे यही किस्सा आपके साथ, यही कुछ हुआ है। आप इसका मुझे जवाब दें तो फिर उसके आगे चलें आप ना। नाज़रीन सामाइन, तमाम तर तफसीलात जो है वो आप सुन रहे हैं, लेकिन आपका मीडिया पे आने का मकसद क्या है? अब मीडिया पे देखे जी, मेरी हालांकि कोर्ट मौजूद है, शिकायत सेल मौजूद है, हिरासानी के हवाले से अगर मरियम नवाज साहिबा की बात की जाए, वो तो कहती है खातून मेरी रेड लाइन है जी। और अगर रेड लाइन क्रॉस हो तो फिर सीसीटी जैसे फाल इदारे मौजूद हैं। तो आप मीडिया पे क्या कर रही हैं? क्या आपने इन तमाम इदारों तक जाने की, रसाई लेने की कोशिश की? मैंने, जब मेरे पास चूंकि वाया व्हाट्सएप कोई प्रूफ ही नहीं है, ये मुकर जाता है खुद ही डीजी, एक मैसेज किया, एक डिलीट कर दिया। मुझे ये 30 को उसने बहाली का, मेरी जो शोकास नोटिस है उसका एक क्लिप 5 मिनट के लिए आया, फिर डिलीट हो गया, मगर वो मेरे पास सेव है। उसने मुझे वो जो इंक्वायरी लगाई थी उसको ऑन फाइल कर दिया 30 तारीख को। उसके हिसाब से तो मेरी पे बहाल होनी चाहिए। वो बाद में मुकर गया कि ये मैं इसके खिलाफ और लोगों को इकट्ठा करके और शवाहिद आ गए हैं। क्या शवाहिद में? सिर्फ ये आती नहीं है, टाइम पे नहीं है, ये हाजिरी का और कुछ नहीं है, इसको कुछ आता नहीं। अगर मुझे कुछ आता नहीं है तो ये 26 जनवरी को मेरे 2 प्रमोशनों के ऑर्डर क्यों निकाले हैं? किस बेस पे निकाले हैं इन्होंने ना, कि जब 26 जनवरी को जब मुझे कुछ आता ही नहीं है तो ये क्यों मेरी फेवर में इतना, अभी सीट खाली नहीं हुई, मुझे मेरी प्रमोशन दी हुई है, मुझे किस बेस पे? ठीक है नाज़रीन सामाइन, तमाम तर तफसीलात जो है वो आप जान रहे हैं। ये कहती हैं जी शवाहिद नहीं है, लिहाजा मैं उन तमाम तर प्लेटफॉर्म्स का जो है वो रुख नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर क्या खुदा ताला की अदालत में आप कुछ कहना चाहेंगी? अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो खुद भी ऐसे, अपने भी बच्चे इसके दरबदर हो रहे हैं। दूसरी इसने शादी की हुई है, उसकी भी बच्चियां हैं, उनको खर्चा नहीं देता, वो बेचारी दालो नुमान में रह के गई है कुछ 4-5 दिन। उनके साथ भी ऐसे ही है, कोई बीवियों के चक्कर, कोई हर रोज नई 2-3 तो इसको मैंने भेजा है, कोई दरजाना कभी मुता कर लेता, कभी जब कोई हाईलाइट लड़की करती है जो जरा जोर जराया करती, उस पर शरई निकाह कर लेता है, अगले दिन फिर तलाक हो जाती है। वो ये बच्चियों का कारोबार है। ये कितनी तलाकें होती रही हैं? मुझे जो कितनी लड़कियां इस फरिश्त के अंदर? मुझे तो जो 2-3 का पता है चला है, मैंने वो उसका जिक्र किया उसमें। अलमान वाल हफीज। नाज़रीन ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ, सिर्फ इनकी बात जो है वो आप तक मनोअन जो है वो पहुंचाने की भरपूर जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। एक मुबैना इल्ज़ाम है जो डीजी साहब के ऊपर लगाया जा रहा है, और उसकी मद के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जो इन्होंने उजागर करने की कोशिश की। ये कहती है मेरी सारी जिंदगी की जो सर्विस है उसके अंदर ये वाहिद डीजी ऐसा है जिससे शायद मुझे इख्तलाफ है, जबकि इन्होंने इंटरव्यू के स्टार्ट में उसी डीजी की 3 साल यहाँ पे रहने की तारीफ भी की है।
लेकिन जहां पे बात आई खराबी की उसको उजागर करने की भी कोशिश की। तो खलल कहाँ पे है, मामला क्या है, इसकी खूब तहकीकात होनी चाहिए और इसके ऊपर बाकायदा जो है वो एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए ताकि जो गलत शख्स हो उसको बाकायदा करार वाक़ई सजा दी जा सके और इन मुबय्यना इल्जामात का जो आखिरी हल है वो निकाला जा सके। मुझे आज के प्रोग्राम से जी बता सर जी, मेरी देखें, मेरे पास कोई एजी ऑफिस वालों ने भी कहा कि ऐसी ये लेटर की बिना पे ये पर्सनल रंजिश निकालेगी, इससे कभी भी किसी की पे स्टॉप नहीं हो सकती ना। मरना है किसी ने ये ऐसी इस पे स्टॉप करवा के। मेरी से पहले ये है कि मुझे एक तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे बच्चों को तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, दूसरी मेरी सर्विस बहाल करके फ़ौरन मुझे सैलरी मेरी फ़ौरन इससे पहले मुझे सैलरी दिलवाई जाए। मेरे घर के खर्चे रुके हुए हैं, मेरे बच्चों ये किससे अपील कर रही हैं? ये मैं मरीम नवाज साहबा से अपील कर रही हूँ। मरीम नवाज साहिबा आपसे अपील करती हैं कि मेरे घर के जो तमाम तर मामलात हैं उनको बाकायदा चलाया जा सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।